हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में अपनी रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। तो इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ईजी वे में और कम समय में रिवाइज होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर चेकआउट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हम जो भी चीज़ें पढ़ते आ रहे थे, जहाँ पर भी हम बैटरी का साइन यूज़ करते थे, जहाँ पर भी हमने अभी तक करंट की बात करी, हमने हमेशा ये वाला साइन यूज़ किया है, बैटरी का या सेल का। ठीक है। तो अब से हम यहाँ पर एक साइन यूज़ करेंगे, ये वाला। ये क्या बता रहा हमें कि जो सोर्स हमने दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट वोल्टेज सोर्स है, ये हमें अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है। अल्टरनेटिंग करंट आखिर होता क्या है? जिसकी वैल्यू हर एक मोमेंट पर चेंज होती है। ठीक है ना। जैसे ये करंट की वैल्यू है, इस सेकंड पर ये है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है वैल्यू। ठीक है। फिर बढ़ के यहाँ पहुँच गई, फिर ऐसे घटते हुए फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ माइनस में चली गई है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हर एक सेकंड पर चेंज हो रही है, हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट पर। लेकिन जो डायरेक्शन है ना, ये फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रही, सेकंड हाफ में नेगेटिव हो गई। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा करंट जिसकी वैल्यू हमेशा हर मोमेंट पर मैग्नीट्यूड चेंज होती है, लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। ठीक है ना। एक फिक्स टाइम में डायरेक्शन चेंज होती है। ये करंट हमारा कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट। अगर इसे आप डायरेक्ट करंट से कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठेगा आपके। डायरेक्ट करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो टाइम के साथ चेंज हो भी सकती है, हम देखते हैं वेरिएबल डीसी के बारे में, लेकिन जो स्टेडी डीसी होता है उसमें ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होती है टाइम के साथ और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो टाइम के साथ। डायरेक्ट करंट मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या जो हम इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में आ रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये है 50 साइकिल्स पर सेकंड। 50 साइकिल्स पर सेकंड मतलब ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। 50 साइकिल्स मतलब 100 टाइम्स यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की। मतलब 50 टाइम्स पॉजिटिव हाफ साइकिल बन रही है, 50 टाइम्स नेगेटिव हाफ साइकिल बन रही है। ठीक है ना। ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है, जहाँ पर ये आई नॉट जो है ना, ये पीक वैल्यू है। मतलब जो कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर इस हाईएस्ट वैल्यू तक गई, फिर वापस डाउन आके ज़ीरो हुई, फिर नेगेटिव साइड में हाईएस्ट वैल्यू पर गई, फिर ज़ीरो हुई। ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू। और ये जो नॉर्मल आई लिखा हुआ है, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि इस इंस्टेंट पर कितनी है, इस इंस्टेंट पर कितनी है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखने वाला होता है कि जो हमारी डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, ये ज़ीरो होती है, क्योंकि ये तो साइकिल्स कंप्लीट कर ही नहीं रहा है। ठीक है। यहाँ से हमने पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख लिया करंट की। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू हमें देखनी है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई जिसके बारे में करनी है, ये होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर अलग करंट की वैल्यू है, इस मोमेंट पर अलग वैल्यू है, इस मोमेंट पर अलग वैल्यू है। तो सारी जो वैल्यूज़ है ना एक साइकिल में, सबका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं अंडर रूट, है ना। रूट के अंदर लेते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रूट मीन ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, मतलब मीन और स्क्वायर करके ले रहे हैं, इसलिए इस करंट को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, अपॉन में टाइम का डिवाइड कर रहे हैं, टोटल टाइम का, तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना। ये आपको बेसिकली बताती क्या है कि देखिए, साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने चेक करना चाहा कि भाई अल्टरनेटिंग करंट की तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पर 100 एम्पियर करंट है तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। ठीक है। लेकिन एसी में अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 60, यहाँ पर 30, 20, वैल्यू घटती जा रही है। तो इसको चेक आउट करने के लिए इन्होंने एक रजिस्टर लिया। रजिस्टर को इन्होंने पहले डायरेक्ट करंट से हीट किया, फिर अल्टरनेटिंग करंट से हीट किया। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस मिली वो क्या थी कि इन्होंने जो डायरेक्ट करंट लिया था, वो जो 70 एम्पियर में जितनी हीट जनरेट कर रहा था ना, अल्टरनेटिंग करंट 100 एम्पियर की पीक वैल्यू पे उतनी हीट जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो 70 एम्पियर था ना,
डीसी की जो 70 एम्पियर वैल्यू आई थी ना, इसे आरएमएस वैल्यू बोल दिया गया, ठीक है ना, कि आई नॉट जो पीक वैल्यू एसी ने बनाई ना, ये तो 100 एम्पियर है, लेकिन आरएमएस वैल्यू है जो कि डीसी करंट के बराबर थी, ये होती है 70 एम्पियर, ठीक है ना। मतलब पीक वैल्यू भला ही 100 एम्पियर जाए, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू है इसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इतना ही काम कर रहा है ये ऑल्टरनेटिंग करंट, इतना ही आउटपुट दे रहा है, ये 70 एम्पियर मिल रही थी हमें, ठीक है ना। आई होप आपको आरएमएस वैल्यू क्लियर हो गई होगी क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखने वाला होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है। केमिकल इफेक्ट क्यों शो नहीं करता है? क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है ना। जैसा यहाँ पर देखा है हमने कि आई की वैल्यू जो है 0 से 10 एम्पियर तक जा रही है, लेकिन डायरेक्ट करंट में इतना ही काम जो यहाँ पर 0 से 10 एम्पियर तक जाके अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है ना, डायरेक्ट करंट सिर्फ 7 एम्पियर में ही, नियरली 7 एम्पियर में ही उतना काम कर देता है। ये रेशो होता है यहाँ पर आरएमएस करंट जो होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो होती है ना, पीक वैल्यू को जब √2 से डिवाइड कर देते हैं उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस है या फिर डायरेक्ट करंट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है ना, ये आरएमएस करंट है, या वोल्टेज जो आ रहा है ये आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है। हम बोलते हैं 220 वोल्ट हमारे यहाँ आता है, तो ये 220 वोल्ट जो है ना, एक्चुअली ये VRMS की वैल्यू है, ठीक है ना। VRMS है हमारा 220 वोल्ट। तो जब हमें पीक वैल्यू निकालनी होती है, तो पीक वैल्यू मतलब क्या, आरएमएस वैल्यू में आप √2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें जब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना हम 220 में, तो हमें अराउंड 311 वोल्ट मिल जाता है। मतलब ये हमारा जो वोल्टेज है ना, अगर जैसे हम टच कर दें बाई चांस, ओपन वायर को हम टच कर देते हैं, जो हमें शॉक लगेगा ना, अगर डायरेक्ट करंट से शॉक लगता है तो वो फिक्स 220 वोल्ट का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट के वायर को हम टच कर दें, तो ये 0 से चेंज होकर 311 वोल्ट तक जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 311 वोल्ट पर लगने वाला शॉक काफ़ी हैवी हो जाएगा डायरेक्ट करंट के 220 वोल्ट की कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये डायरेक्ट करंट से ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी साइकिल अल्टरनेटिंग करंट की। अब इसी साइकिल के लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है करंट की, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस अगर आप लगा दें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये साइकिल में मान के चलते हैं कि करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर। अब ये नीचे चला गया करंट, तो यहाँ पर -10 एम्पियर आ जाएगी। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, एवरेज वैल्यू कितनी बनी एक फुल साइकिल में करंट की, 0। वही हमने डेरिवेशन से यहाँ पर प्रूव किया है। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन काय की है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की। आई नॉट होती है पीक वैल्यू, साइन यहाँ पर फंक्शन है, ओमेगा टी क्या है, यहाँ पर फेज बता रहा है आपको फेज के बारे में, टी है टाइम पीरियड हमारा, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चार्ज की हेल्प से यहाँ पर हम सारी चीज़ें प्रूव कर देते हैं। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, उसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, या हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं जल्दी ही आपको। तो याद है आपको, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होती है एसी की, वो 0 होती है। अब यही हम हाफ साइकिल में कैलकुलेट करेंगे। हाफ साइकिल मतलब सिर्फ इतनी साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या आ रही है करंट की, मतलब 0 से बढ़ के 100 मान के चलते हैं कि आई नॉट तक 100 एम्पियर तक गया, तो एवरेज वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये सेम टू सेम डेरिवेशन अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे 0 से t लिमिट लेकर के, है ना, क्योंकि कंप्लीट टाइम, ये पूरा एक टाइम पीरियड कहलाता है एक साइकिल कंप्लीट होने का। अब यहाँ पर आधी साइकिल कंप्लीट होगी तो हाफ टाइम पीरियड लेंगे। तो इसके लिए जो वैल्यू आती है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए, ये आती है 0.635 आई नॉट, ठीक है। मतलब जो पीक वैल्यू थी उसका इतने गुना यदि आप कर देते हैं, नियरली आधे से थोड़ा ज़्यादा, जैसे 100 वोल्ट अगर पीक वैल्यू है ना वोल्टेज की, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी ये अराउंड 65% के आसपास मिलेगी हमें, ठीक है ना। ये तो छोटे छोटे डेरिवेशन है, आपको बहुत ही कम मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा कई जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है ना इस चैप्टर का, बेसिकली बोला जाए तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का होता है, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं यहीं पर। कि देखिए आपको यदि आरएमएस वैल्यू दी गई हो, तो उसमें आप यदि √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। ये पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन का प्रूफ है एक्चुअली, ये हमने इसे डायरेक्ट वे में समझा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमारे घर में जो डिवाइसेस काम करते हैं ना, ये सारे ही, इनमें अगर करंट की भी वैल्यू लिखी है ना, लेट से
आप अपने घर के इलेक्ट्रिक बल्ब्स को भी चेक करेंगे ना, तो उनमें यदि 5 एम्पियर लिखा है ना, तो आप ये समझें कि वो IRMS की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। उसमें वैल्यू बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। अगर उसमें 5 एम्पियर लिखा है ना, तो आप ये मान के चलिए कि वो वैल्यू 0 से बढ़ रही है, 5 तक जा रही है, 5 को पार करके 7 8 तक जा रही है, फिर वापस 0 भी आ रही है, ठीक है ना। इन सभी को बैलेंस करने के बाद एक वैल्यू मिलती है जिसे हम RMS वैल्यू बोलते हैं। ये रिलेशन हम अच्छे से समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हमेशा RMS वैल्यू ही मेंशन होती है, चाहे करंट की वैल्यू हो चाहे वोल्टेज की वैल्यू हो। यहाँ पर मैंने पूरा वो एक्सप्लेन किया है कि कौन सा करंट ज़्यादा डेंजरस होता है, AC क्यों डेंजरस होता है, विथ रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझने वाले हैं पावर कंजम्पशन जो भी AC सर्किट में होता है ना। जैसे कि करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन होगा, या कोई डिवाइस काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर तो उसमें भी कुछ पावर कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या है, यही V की हमने इक्वेशन ले ली। हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब हमने क्या माना कि यहाँ पर जो वोल्टेज है और करंट है इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम वेव देखें ना, तो ये अगर सेम टू सेम इसी एंगल पे, जैसे ये एंगल है 60 मान के चलें, इसी एंगल पे 60 पे वोल्टेज और I दोनों चल रहे हैं तो हम बोलेंगे ये सेम फेज में चल रहे हैं। लेकिन एक चल रहा है 60 पे, एक चल रहा है 150 पे, मतलब 150 माइनस 60 90 डिग्री का डिफरेंस मिल रहा है आपको। तो आप क्या बोलोगे कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में 5 फेज डिफरेंस है ना। वोल्टेज आगे है, करंट उससे पीछे चल रहा है। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 sin A sin B करके हम फॉर्मूला लगा के इस प्रूफ तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें cos phi मिल जाएगा। cos phi क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर क्यों कहलाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि भाई पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा या कम होगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझें, जब हम रेजिस्टर अकेला यूज़ करते हैं ना किसी सर्किट में, तो वहाँ पर फेज डिफरेंस 0 होता है। अब अगर कॉस 0 होगा तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टर के केस में पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पर हम 90 डिग्री रख देते हैं, जैसे कि हमारा प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर वाला केस देखेंगे ना, तो वहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है 90, क्योंकि देखिए ये तो 90 डिग्री से लीड करते हैं और लैग करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा। अब जब हम यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो पावर कंजम्पशन 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही डिसाइड करता है कि कितना पावर कंजम्पशन होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। बाकी 0 कभी होता नहीं है। आइडियल कंडीशन में बात कर रहे थे हम कि 0 होगा, लेकिन एक्चुअल में कभी 0 नहीं होता है, पावर कंजम्पशन होती ही है, ठीक है। तो ये जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक AC सोर्स से सिर्फ हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई वोल्टेज और करंट आपस में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, किस फेज डिफरेंस पर ये जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसा यहाँ पर देखिए, जब हम सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट करते हैं एक AC सोर्स से ना, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में चले जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं, कैपेसिटिव सर्किट मतलब जब सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है एक अल्टरनेटिंग सोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज है ना हमारा, ये लैग करता है करंट को। लैग करना मतलब करंट से पीछे चलता है। अगर करंट 90 डिग्री पे चल रहा है तो ये 0 डिग्री पे चलेगा, अगर करंट 180 डिग्री पे चल रहा है तो वोल्टेज 90 डिग्री पे चलेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमने बैटरी लगाई, या अभी के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो बैटरी हमने कनेक्ट करी है इससे यहाँ पर करंट जा रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बदले में यहाँ पर क्या है, एक अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस इसे कैंसिल आउट करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट तो सेम रहा, लेकिन करंट के कंपैरिजन में जो वोल्टेज है ना ये डाउन हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज यहाँ पे लैग बिहाइंड है करंट के, या फिर करंट लीड कर रहा है। इसी के अपोजिट जब हम इंडक्टिव सर्किट लेते हैं, इंडक्टिव सर्किट मतलब जब अल्टरनेटिंग सोर्स से सिर्फ एक इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट हो, तो इस केस में क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन में कि इस कॉइल में जैसे ही करंट पास होगा तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स आगे से लिंक करने लगेगा और यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जनरेट होगा जो कि आने वाले करंट को कैंसिल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन इंड्यूस करंट के कारण जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना करंट की, ये घट गई।
तो इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, करंट पीछे रहता है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो फाई इज इक्वल टू 90। अब यही दोनों वैल्यूज़ यदि हम पावर कंजम्पशन के लिए यहाँ पर पुट कर देते हैं तो पावर फैक्टर हमें, एवरेज पावर कंजम्पशन हमें कितना मिल जाता है, 0, ठीक है। अब हम पहुँच रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा LCR सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। मतलब R, C और L, इन तीनों ही एलिमेंट्स को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सीरीज में। देखिए इस टाइप से एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, और इन तीनों के ही, जैसे यहाँ पर आप VI और ये VI, इन तीनों को आपने वेरिएशन देखा कि आपस में कैसे वेरिएट कर रहे हैं। अब इन तीनों के साथ एक नेट वोल्टेज निकालना है और करंट के साथ उसका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है, उसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उसका प्रूफ हमें क्या मिलता है, इम्पीडेंस के फॉर्म में, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पर R क्या है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, XL क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, और XC है कैपेसिटर का रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, इन दोनों एलिमेंट्स की रुकावट अंदर, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये होता है हमारा टोटल, इस पूरे सर्किट में करंट को जो रुकावट फेस करनी है ना, वो इतनी रुकावट फेस करनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है ना। इम्पीडेंस मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं ना किसी भी डिवाइस में, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम रुकावट के लिए कैलकुलेट करते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। ये हो गया इम्पीडेंस का फॉर्मूला LCR सर्किट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहीं से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये क्या आया है, हमारा फेज डिफरेंस आया है, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट वोल्टेज देखिए I है, I के सामने जो वो इंडक्टिव वोल्टेज जो था ना वो लीड करता था, तो I के सामने इंडक्टिव वोल्टेज लीड कर रहा है। अब I के सामने कैपेसिटिव वोल्टेज लैग करता है, तो I के सामने कैपेसिटिव वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर I और V सेम फेज में थे रजिस्टर में, तो यहाँ पर भी I और V सेम फेज में है रजिस्टर में, ठीक है ना। तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, एक नेट वोल्टेज निकाला। नेट वोल्टेज के कारण नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया, फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन में R, ठीक है ना। ये हुई बात कब की, जब VL बड़ा हो VC से, ठीक है। अब हम इमेजिन करके चलते हैं कि भाई VL मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज आपस में बराबर है। ये दोनों वोल्टेज जब आपस में बराबर होंगे ना, तो इनका रिएक्टेंस भी बराबर होगा, और रिएक्टेंस बराबर होगा तो ये तो खत्म हो जाएगी टर्म, माइनस हो जाएंगे आपस में। तो जो हमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला मिलेगा, ये Z इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में R², ठीक है ना। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R²। अब ये XL माइनस XC का स्क्वायर था, ये तो दोनों ही बराबर हैं, तो ये 0 हो गया हमें। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² मिल गया, या फिर Z इज इक्वल टू R लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा इम्पीडेंस मिलता है ये सिर्फ रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के कारण मिलता है, मिनिमम होता है, इससे कम रुकावट हो ही नहीं सकती है किसी सर्किट में LCR में, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस कम होगा तब बढ़ेगा क्या, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इस कंडीशन में जब XL और XC आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हमें एक टर्म और मिलता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π अंडर रूट LC। ये हमें कहाँ पर काम आती है, रेडियो ट्यूनिंग में। रेडियो ट्यूनिंग आपने ज़रूर सुना नहीं होगा, लेकिन आपने यूज़ ज़रूर करा होगा। जब हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में या रेडियो आते थे जो पहले, उनमें एक नॉब रहता था, उस नॉब को हम घुमाते थे तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी तो नए नए चैनल्स पकड़ लेता था, उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी चैनल्स हैं उनको कैच कर लेता था, और फिर हमें वॉइस सुनाई देती थी अलग अलग। तो एक्चुअली वो नॉब जो हम घुमाते हैं ना, उससे L और C की ही वैल्यू चेंज होती है, और फिर अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है और हमें फिर दूसरे चैनल पे हम स्विच कर जाते हैं, ठीक है। तो LCR सर्किट का ही एप्लीकेशन है रेडियो ट्यूनिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस चैप्टर में पूछें कि भाई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो अब वो पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज LCR सर्किट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको किसी भी फॉर्म में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक सेटअप होता है जिसमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक कॉइल टाइप की होती है, जिसे हम लैमिनेटेड कोर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें हम एक कॉइल ला के ऐसे लपेट देते हैं और एक दूसरी कॉइल भी ला के ऐसे लपेट देते हैं।
बदले में ये हमें आउटपुट में क्या करके देता है, जो वोल्टेज हमने यहाँ पर सप्लाई किया ना, इसकी वैल्यू को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अपने से नहीं करता है कुछ भी, जैसा हम इससे करवाना चाहें। हम चाहें कि भाई हम 100 वोल्ट दे रहे हैं, हमें 200 चाहिए तो ये 200 करके देगा। हम चाहते हैं कि 100 वोल्ट दें और 50 वोल्ट मिले तो ये वो भी कर देता है, ठीक है ना। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है स्टेप अप मतलब आप समझ रहे होंगे, अप मतलब बढ़ाना, तो ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब जो कि वोल्टेज को घटा दे। अब यहाँ से देखिए, इसकी इतनी पावर तो है नहीं कि अपने आप ही जनरेट कर दे, वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो इसको कुछ तो लगेगा, क्योंकि पावर तो ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। पावर क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही है टाइम के साथ। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज को वो बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ाएगा, वो एक्चुअली करंट की वैल्यू को घटाता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि या तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट को घटाएगा भी, और यदि ये वोल्टेज को कम करेगा ना, तो वोल्टेज के कम होने के साथ साथ ये करंट को बढ़ा देता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हमने देख लिए। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो देखिए, अगर आपको प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में अगर ज़्यादा है तो आप बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा आउटपुट में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं सेकेंडरी कॉइल में, तो ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज हमें कम करके देता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स का आप बता देंगे कि ये डिफरेंस हो गया पहला। तो दूसरा हो गया कि भाई ये हमारा वोल्टेज को बढ़ा के देता है और एक वोल्टेज को घटा के देता है। फिर तीसरा हो गया कि ये करंट को घटा के देता है और ये करंट को बढ़ा के देता है। तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गए हमारे। और इसका अगर आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो वर्किंग प्रिंसिपल आप बता सकते हैं कि भाई ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन कैसा, जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होता है ना, तो ये करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाली कॉइल से लिंक करती हैं। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा दूरी है ना, तो यहाँ पर इसीलिए हमने कॉइल यूज़ करी है। ये बनी हुई होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, डायरेक्ट ना जा करके इसके थ्रू ट्रैवल करते हुए यहाँ जाता है। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक करेगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जो कि हमें आउटपुट में मिल जाता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेशन है इसका। अब ये एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट में ही काम करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर काम नहीं करते हैं। हम सोचें कि भाई डायरेक्ट करंट की हम वैल्यू घटा दें और वोल्टेज बढ़ा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तक करंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, मैग्नेट्यूड चेंज हो रहा है ना, तभी तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है एकदम सेम। देखिए ये मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इन दोनों का रेशो बराबर होता है वोल्टेज के रेशो के और आई के रेशो के। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि V1 इज इक्वल टू I1 नहीं है, मतलब V1 I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब प्राइमरी कॉइल का यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो ये करंट को घटाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज यदि घटेगा तो करंट को बढ़ाएगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में भी हम एक रेशो निकाल लेते हैं जो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। गलती से यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिखा गया है। ये हमें क्या बताता है कि इनपुट वोल्टेज के मुकाबले जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है या कम है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि भाई हमने इनपुट दिया 100 वोल्ट और हमें आउटपुट मिला 400 वोल्ट, ठीक है ना। तो N1 की जगह हमने रखा 100 और N2 की जगह रखा 400, तो हमें रेशो क्या मिल गया, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1 से अगर बड़ा है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज बढ़कर मिलेगा और ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसी तो कोई चीज़ आज तक बनी नहीं है जिसमें कोई लॉस ना होता हो। ये भी हमें वोल्टेज घटा बढ़ा के देती है, तो ऐसा नहीं है कि 100% ही वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे, कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। तो ये लॉसेज आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि इनके नाम थोड़े अलग तरीके के हैं। जैसे कि होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या है कि यहाँ पर
जो जितना ज़्यादा एरिया होता है, हम जानते हैं एडी करंट के बारे में, वैसे तो अभी रिड्यूस हो गया है, लेकिन एडी करंट जितना ज़्यादा एरिया होता है ना, उतना ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होता है एडीज के फॉर्म में, ठीक है, गोल गोल। तो ये मेन करंट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है और हमें एक लॉस देखने को मिलता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए, जो लेमिनेटेड कोर है ना, वो शीट्स के फॉर्म में बना दी जाती है। बहुत ज़्यादा इतनी चौड़ी लेमिनेटेड कोर ना करके पतली शीट्स के फॉर्म में कर दी जाती है, ठीक है ना। तो इससे ही आयरन लॉस जो है ना, ये कम हो जाता है। सेकंड होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कब होता है? देखिए, अब यहाँ पर वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के कारण जो करंट है ना, ये हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है। तो ये तो इसका तो कुछ किया जा नहीं सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। इससे प्रिवेंशन के तौर पे बस हम इतना कर सकते हैं कि हम वायर का जो है ना, वायर का एरिया थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो लॉस भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मोटे वायर्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया वाले, ठीक है। हमारा थर्ड लॉस है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज में हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ से फ्लक्स बनी ना, ये 100% सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ वेस्टेज हो रहा है। 100% जो लिंक बनी, पता चला यहाँ से ट्रैवल करते हुए 80-90% ही पहुँच पा रही है वहाँ तक। तो 80-90% ही हमको आउटपुट मिलेगा, 100% आउटपुट मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे लॉसेज। अब हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज के प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस को काफ़ी कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लीकेज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आई होप आपको ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब ऐसा डिवाइस जो कि एसी करंट को बनाता है। जो कि हम सुनते हैं ना कि डैम में बिजली बन रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली बन रही है, सोलर पैनल से बिजली बन रही है। तो बेसिकली इनके अंदर एसी जनरेटर ही लगा होता है। जो कि जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें कि हमारी जो विंड मिल है, मान के चलिए विंड मिल जो है ये हमारी यदि गोल गोल घूम रही है ना, तो ये क्या करती है, नीचे एक जनरेटर को घुमाती है, ठीक है। जनरेटर घूमेगा तो क्या होता है, करंट बनता है। करंट बनता है तो वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का ही करंट बनता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा तेज़ घूमने लगी तो हाई इंटेंसिटी का करंट प्रोड्यूस कर दिया। एसी जनरेटर होता है, हमने पढ़ा एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो इतनी ही फ्रीक्वेंसी का करंट जनरेट करता है एसी जनरेटर, इतनी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। इसका सेटअप कैसा होता है, देखिए, नॉर्थ और साउथ तो हमारे हो गए फील्ड मैग्नेट्स, इनके बीच में हम एक आर्मेचर कॉयल रखते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। मैग्नेट्स के बीच में ये क्या करती है, गोल गोल घूमती है इस टाइप से। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो करता है ना, इसके कारण यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। हम जानते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ये अगर हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो यहाँ पर हमें एक करंट प्रोड्यूस होता है। हम मान के चलें कि पहले ये इस टाइप से मोशन कर रही है, मतलब मोशन ऊपर हो रहा है, तो करंट अलग डायरेक्शन में जनरेट होगा। फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर यही हिस्सा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो अब मोशन नीचे हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। तो यहाँ पे इसको टैकल करने के लिए यहाँ पर हम ब्रशेज़ लगाते हैं, ठीक है। ये ब्रशेज़ हैं, ये ब्रशेज़ हैं। अब ये गोल गोल घूमता है ना, तो यहाँ पर इसके कांटेक्ट में रहते हैं ये B1 S1, इसके कांटेक्ट में देखिए यहाँ पर स्लिप रिंग्स, इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स, और B1 B2 क्या है, ब्रशेज़ हैं। तो इन स्लिप रिंग्स के कांटेक्ट में है हमारे B1 B2 ब्रशेज़, जिससे कि ये करंट को आउटपुट में कैच करते हैं, जिससे कि ये रेजिस्टेंस को आउटपुट के थ्रू ट्रैवल कराते हैं और हमें करंट फ्लो होता हुआ नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एसी जनरेटर। ये है इसके पार्ट्स। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन बोले तो जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में था कि भाई यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इससे लिंक हो रहा है मोशन के कारण, ठीक है ना, और इन पर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर एसी सर्किट। क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आई होप आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी रिवीजन मैंने करवा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अभी तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से मैं भी काम कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है। पूरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम के पहले सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोज़ मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प करें गाइस। अभी जस्ट बिगिनर हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प करें, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।